स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंट के जितने भी वन लाइनर फैक्ट होंगे हम यहाँ से वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है। और आपको पता ही है कि जो इन्वायरमेंट है वो हर एग्ज़ाम में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि अपने वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक, जैसे कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम हो गए या फिर अपने सिविल सर्विस वाले एग्ज़ाम हो गए। इवन मैं आपको जो यूपीएससी के बच्चे हैं मैं उनको भी ये सलाह दूंगी, जैसे कि अब का ट्रेंड क्या है कि यूपीएससी जो है वो फैक्ट की साइड अपना जो है मोड़ कर रहा है, फैक्ट की साइड ज़्यादा झुकाव कर रहा है। कंसेप्ट तो पूछता ही है, प्लस में वो फैक्ट भी पूछने लगा है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये सब कुछ देखना ही चाहिए, जैसे कि वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं आपको वो भी तैयार करने चाहिए यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी। और आपको आरओ एआरओ और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम तो आपको पता ही होंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवन जो ये मैं आज ये इन्वायरमेंट की जो कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, कंप्लीट लेक्चर जो होगा ये सभी ऑल स्टेट जितने भी होते हैं ना, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ये वाला लेक्चर एनफ होगा अगर आप इसको देख लेंगे यहाँ से। बाकी आपको देखो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ से हम लोगों को क्या है कि अपना रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, हमारी नज़रों से जो एक दो चीज़ें छूट गई होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी, वो नहीं छूटेगी। ठीक है, हमारे सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे इस तरह की वीडियो से। ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर वगैरह किया करिए। चलिए जी पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र। हाँ जी, तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है? देखो, जैसे कोई जीव हो गया, ठीक है, और इस जीव का जो बाहर वाले इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब उसका जो वातावरण के मध्य जो संबंध होता है जो उस जीव का, उसकी स्टडी को बोलते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था अर्नेस्ट हैकल जी ने, और 1869 में ये शब्द दिया था। ठीक है। और इकोसिस्टम किसने दिया था? वो दिया था एजी टेंसले ने दिया था, 1935 में दिया था। अच्छा जी, अब इस तरह के एग्जाम पूछे गए हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया है और इकोसिस्टम वर्ड पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किसने दिया है। अच्छा, आपको अगर ये ऐसा थोड़ा दिक्कत हो कि हम जो है या तो हिंदी में ही पढ़ा ले या फिर इंग्लिश में, देखो कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हो ना, तो ऐसा होता है कि हिंदी का जो वर्ड होता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको इंग्लिश वाली टर्म भी पता होनी चाहिए। देखो, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करा रही हूँ हिंदी में ही, लेकिन बीच बीच में इंग्लिश में इनकी टर्मिनोलॉजी बोलती रहूँगी, ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इवन अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी देखें तो वो भी समझ जाए। चलिए जी, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, यानी कि इकोसिस्टम के घटक दो तरीके के होते हैं। एक तो जैविक हो गया, एक अजैविक हो गया। जैविक मतलब जो सांस ले सकते हैं, जो जिंदा है चीज़ें। अजैविक मतलब जो सांस वगैरह नहीं ले सकते हैं। जैविक घटक के अंदर कौन कौन आते हैं? देखो, ये आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तीन श्रेणी आती है। अजैविक घटक अगर हम इनका कैटेगराइजेशन करें, इनको बांटे, तो हम इनको तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक कारक, फिजिकल जो कारक होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक में जैसे कि तापमान आ जाएगा, आर्द्रता आ जाएगी, प्रकाश, सौर ऊर्जा, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब, ये अपने भौतिक कारक होते हैं अजैविक घटक के अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसे पता है क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, ऐसे होता है जैसे कि अजैविक घटक का क्वेश्चन बना दिया और उसके अंदर ऐसे दो तीन यहाँ पर ऑप्शन डाल दिए। अब ऐसे पूछेंगे कि इसमें से अजैविक घटक में कौन है, 1+2, 2+3, 3+4 या नन ऑफ द अबव। इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अकार्बनिक कारक जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैसें। और अपना जो है कार्बनिक कारक क्या हो जाएगा? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। चलिए जी, जैविक घटक के अब तीन जो प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपना अपघटक, डिकम्पोजर, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उत्पादक जो है, इसके अंदर हरे पेड़ पौधे आते हैं जो खुद का भोजन बना सकते हैं अपने आप से, सूरज की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। और फिर इन उत्पादकों को जो है उपभोक्ता खाते हैं, यानी कि ये जो सेकंड वाले रहते हैं वे फर्स्ट वाले को खाते हैं। देखो जैसे कि, अच्छा इसका एग्जाम्पल अब मैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पेड़ पौधे हो गए, नीलरे शैवाल, ये इस तरह से जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है। उपभोक्ता, प्राथमिक, इसके अंदर भी तीन कैटेगरी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। जो प्राथमिक है जो कि चरने वाले पशु होते हैं, जैसे कि बकरी, खरगोश वगैरह, ये सब कोई जो है चरते हैं या फिर कोई दूसरी चीज़ खाते हैं, मतलब जो उत्पादक से जो चीज़ प्राप्त होती है, प्राथमिक
उपभोक्ता उनको खाते हैं। फिर द्वितीय आ जाते हैं। द्वितीय थोड़ा डेंजरस होते हैं। ये शाक भक्षी होते हैं या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि भेड़िया होता है ना, भेड़ियों को कहीं बकरी और खरगोश नजर आ जाए, छोड़ेगा नहीं वो इसको, ठीक है। तो द्वितीयक जो है प्राथमिक के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे ही तृतीयक इन दोनों के लिए, और उत्पादक को तो वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका ऐसा कोई वो नहीं होता है कि हम जो है घास वगैरह खाए। तृतीयक को चाहिए मांस वगैरह, सर्वभक्षी। मनुष्य भी इसमें भी आ सकता है और द्वितीयक में भी आता है मनुष्य, तो ठीक है। तो तृतीयक में प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं। बाज, शेर, बाघ आदि, ठीक है जी। अपघटक, अपघटक में क्या आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक जैसी चीज़ें आ जाती है। ये क्या होता है कि जो चीज़ें गली सड़ी होती है, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको उनको तोड़ तोड़ कर उनको भोजन बनाते हैं, उनको भोजन के रूप में यूज करते हैं ये। चलिए जी, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 10% लो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, कि ये किसने दिया था, किस वर्ष दिया था, और ये एक दिशा में चलता है नहीं चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अब आपको समझाऊंगी। देखिए, तो 10% जो लो था अपना, वो 1942 में लिंडमैन जी ने दिया था। ये आपको याद रखना है, 1942 में देते हैं, लिंडमैन जी देते हैं, ठीक है। इनको याद रखना है आपको। और इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये सूरज है, ये सूरज की रोशनी में अपना खाना बना रहा है। ये छोटे छोटे यहाँ घास हो गए, तो ये क्या है आपके, ये उत्पादक हो गए। अब हिरन आ गया, कोई भी छोटा सा हिरन, तो ये क्या करेगा, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, ये इसको खा लेगा, इस घास फूस को, इस पेड़ के पत्ते को खा लेगा, ठीक है। लेकिन इसको सूरज से 100% एनर्जी मिली, हमने ये मान के चले, तो इसमें से जो है 90% कंज्यूम कर लेगा पेड़। फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। जो फर्स्ट लेवल पे सूरज पे एनर्जी मिलती है, यहाँ पर जो 100% होता है, इसमें से 90% कंज्यूम हो जाती है। ये रेस्पिरेशन करता है, श्वास लेता है, इसकी जो उत्सर्जन क्रियाएं होती है, अदर एक्टिविटीज़ होती है, उनमें 90% यूज़ हो जाती है। आगे के लिए कितनी ट्रांसफ़र करता है, 10%। ये होता है 10% का लो। अब ये 10% जो है इस सेकंड लेवल के लिए 100% का काम करता है। यहाँ से ये क्या करेगा, 9% कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अब 1% जो बची नेक्स्ट लेवल के लिए हो गई। ये इस तरह से काम करता है। और अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये यूनिलैटरल यानी कि एक ही दिशा में चलता है। कैसे चलता है, देखो, जैसे कि ये पेड़ है और ये हिरन है इधर, ये इसको खा रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, जो ये है पेड़ है, हिरन को नहीं खा सकता, सिर्फ हिरन ही पेड़ को खा सकता है। तो इसलिए ये जो एनर्जी लेवल है, ये एक दिशा में चलेगा ऐसे, ठीक है। ओके, आपको ये समझ आया होगा। हाँ जी, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पर करा ही दिया है। और खाद, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा। खाद कड़ी में प्रत्येक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। ये मैंने आपको ये सब कुछ ही ऐसे डायग्राम फॉर्म में समझा दिया है। चलिए जी, नेक्स्ट, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशा होता है, यानी एक दिशा होता है, यूनिलैटरल होता है। मैंने आपको बता दिया। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। पिरामिड, पिरामिड इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा उल्टा पिरामिड है, कौन सा सीधा पिरामिड है, सदैव कौन सा उल्टा रहता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। और ये जीव भार की पिरामिड की डेफिनेशन हो गई। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, यानी कि वो ऐसे बनता है, वो ऐसे नहीं बनेगा। आपको ये याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जैसे कि तालाब, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला देख लेते हैं। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि घास, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डे को मेंढक खा जाएगा, मेंढक को सांप, और सांप को बाज खा जाएगा। तो ये क्या हो गई, खाद्य श्रृंखला, चेन बन गई, फूड चेन बन गई है, ठीक। परवाल भित्ति परितंत्र, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, इवन पीसीएस भी इस पर फोकस करने लगे आजकल। भित्ति क्या होती है, परवाल भित्ति चूना प्रधान, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का कवच रहता है उनपे, जिसके अवशेषों के क्रम से स्तरीकरण के परवाल भित्ति का निर्माण होता है। परवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में पाए जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, इधर ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हमने उत्तरी अक्षांश मान लिया और 30 डिग्री नीचे दक्षिण अक्षांश मान लिया। यहाँ से यहाँ तक ही
30 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ तक ही अपनी जो है कोरल रीफ मिलेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ठंड में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके लिए जो तापमान जो ज़रूरी होता है, इनको 18 से 25 डिग्री इनके लिए तापमान उपयुक्त होता है। ठीक है जी। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। मैंने इसका जो है काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया PYQ की जो मैंने सीरीज़ कराई थी ज्योग्राफी की, तो आपको वो देख लेनी है, वहाँ से कवर हो जाएगा सब कुछ। ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ। भारत में प्रवाल भित्ति जो कि कोरल रीफ है वो कहाँ कहाँ पर मिलती है? अंडमान और निकोबार में, और सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती है। कच्छ की खाड़ी जो सबसे कम मिलती है, मन्नार की खाड़ी में मिलती है, लक्षद्वीप में मिलती है। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, हाँ जी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता कितनी है कहाँ पर, यानी कि बायो मतलब होता है जीव, है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब यानी कि विविधता का मतलब होता है भिन्नता, कितने अलग अलग प्रकार के जीव है एक जगह पर, वो चीज़ हो गई आपकी बायोडाइवर्सिटी। 1992 में ये जो है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, वहाँ पर जैव विविधता शब्द का यूज़ किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन में आने लगे बाई चांस कि कहाँ पर क्या हुआ था, तो 1992 में हुआ था इसका यूज़। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 में। अच्छा जी, ये वाली टेबल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू में कौन सा है, क्या एग्जाम्पल है? स्वस्थाने यानी कि इन सीटू, बाह्य स्थाने यानी कि एक्स सीटू यानी कि उसके घर से बाहर। देखो इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान आ जाएंगे, अभी 106 नहीं है, इससे ज़्यादा है हमारे यहाँ नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं आगार एवं संरक्षण आगार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो एक्सी2 के एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं, जीन बैंक, बीज बैंक और निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर। ये आपको एग्जैक्ट डिट्टो याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है एक्सी2 का, कौन सा है इंसीटू का, और PCS में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट है आपका भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास क्या क्या किए गए हैं, आपको ये जो है सबके सब याद रखने हैं, क्योंकि इनके जो जितने भी परियोजनाएं, जितने भी प्रोग्राम चले थे, ये इनकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, ये कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी? 1970 में आती है, IUCN के सहयोग से आती है। और गैंडा परियोजना 1987 में आती है। हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1917 में आता है और 1973 में आता है, सॉरी। वर्तमान में 18 राज्यों में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। ये पहले का डाटा है, अब ज़्यादा हो गए हैं, और कितने हुए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चला था, कुल 32 एलिफेंट रिजर्व है। और हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में चलता है। सुनकर गजू और लाल पांडा परियोजना 1996 में WWF के सहयोग से, और WWF का जो लोगो है वो लाल पांडा ही है। ठीक है, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में चलती है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, और गिद्ध पर संरक्षण प्रोजेक्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2006 में। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में चलता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गंगा डॉल्फिन और मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट कब चलता है? 1974 में। हाँ जी, इसमें ये जो एक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये PCS और RO जैसे एग्जाम में तो हर बार ही आते हैं, इनको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, गुनाह है आपके लिए सब कुछ। भारतीय वन अधिनियम 1927 में, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आता है, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार ही पूछा जाता है। अच्छा जी, तो अपने यहाँ पर हॉट स्पॉट बताना है कि हॉट स्पॉट एरिया कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में। तो हमारे यहाँ 4 हैं, और ये एग्जाम में आ चुका है, UPSC के PYQ में ये आ चुका है, PCS के PYQ में ये आ चुका है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाई चांस कल को स्टेटमेंट में या फिर रिपीट भी होते हैं, देखो, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो एक हो गया हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र हो गया, यानी कि वो जो म्यांमार वाला हिस्सा हो जाता है उधर की साइड, सुंडालैंड और ट्रिनिकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपको याद रखना है सब कुछ डिटेल। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है।
बाकी रामसर कन्वेंशन के बारे में ये जो है वेटलैंड से रिलेटेड था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। और जो रामसर है ये ईरान में एक शहर है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। और मुख्यालय रामसर का कहाँ पर है? रामसर कन्वेंशन का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हस्ताक्षरित कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और जो वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत के 75 स्थल है इसमें, ठीक, इस पे शामिल जो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। अच्छा, इसमें आपको ये पूछ लेते हैं अपेको आंदोलन है किस डेट में हुआ था, बस यही पूछते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस डेट में हुआ था, ये पूछते हैं। अब यहाँ से इनका मैंने साइट भी ले ली है और डेट तो मैंने ले ही ली है, तो यहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं फिर आंदोलन कब होता है? 1731 में होता है। और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी अमृता बिश्नोई, आपको ये याद रखना है। बालियापाल आंदोलन ये एक उड़ीसा में गांव पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। और वहाँ पर जो है वे मिसाइल टेस्टिंग करना चाह रहे थे, इसको रोकने के लिए बालियापाल आंदोलन हुआ था। शांति घाट आंदोलन 1973 में होता है, केरल में हुआ था। चिपको आंदोलन जो है 1974 में होता है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट उत्तराखंड के रेणी गाँव से हुआ था। आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको याद रखना है। मेती आंदोलन वो कब हुआ था? 1994 में होता है। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से की थी, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में हुआ था, 1980 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। और नवधान्य आंदोलन 1982 में होता है, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति रॉय ये थे। अपेको आंदोलन 1983 में होता है कर्नाटक में। और जो है इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। अच्छा जी, ये आपको याद ही रखने हैं क्योंकि इनके नेताओं के नाम और ये कहाँ पर हुए थे और इनकी साइट मतलब इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर थी वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ संस्थान हैं और ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर है, मैचिंग में आ जाता है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, यानी कि यूपी में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में, और सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में और भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और भारतीय वन प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये ना पिछले साल ही उसमें था, करंट में था, MAB प्रोग्राम या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अपने बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से आते हैं? नीलगिरी वाला जो कि मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, और चनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18 है। और उसमें से जो 12 है वो जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर आते हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। चलिए जी, देखो ये रहे यहाँ पर। एक तो नीलगिरी है, कब बना था? 1986 में, और पहला है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नंदा देवी 1988 में बनता है। मानस 1989 में बनता है। मन्नार की खाड़ी 1989 में। ग्रेट निकोबार 1989 में। और नोकरेक भी ये 1988 में, 1988 में। सुंदरबन 1989 में। सिमलीपाल 1994 1994 में। डिब्रू साइखोवा 1997 में, जो कि सबसे छोटा है इसलिए आपको याद रखना है। दिहांग दिबांग 1998 में। पंचमढ़ी 1999 में। अगस्तमलाई 2001 में। और अचनकमार अमरकंटक 2005 में। कंचनजंगा 2000 में। कचकरन 2008 से सबसे बड़ा है जो कि, और इसलिए आपको ये याद रखना है। सीतमरुस्थल 2009 में। शेषाचलम 2010 में। और पन्ना बनता है 2011 में, ठीक है। भारत में टाइगर रिजर्व देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। झारखंड में कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़ है। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोशिया। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। तमिलनाडु में मुदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़ई, मुंडनथुरई। अच्छा, ये थोड़ा हार्ड नाम होते हैं साउथ वाले, ठीक है, माफ करना। अन्नामलाई, श्रीवल्लीपुतूर, मेघामलाई। यार इतने टफ नाम है ना कि
अच्छा, मेरा मकसद था कि आपको ये जो है इनसे आपको एक बार इनको अपनी नज़रों में निकाल लेना, तो भाई मजाक मत बनाना, ठीक है, अगर मुझसे नहीं बोले गए तो। चलिए जी, पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरबन बुक्सा, बिहार में वाल्मीकि, मिजोरम दम्फा और राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती, सीता नदी और अचनकमार है। अचनकमार अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के कमलांग, केरल में पेरियार, पेरम्बिकुलम, तेलंगाना कवाल, अमाराबाद और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। मध्य प्रदेश में पाना वो पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय धुबरी। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, सह्याद्री, नौगांव, नागजीरा, बोर्ड। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, दंडेली, अंशी, नागरहोल, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर और उत्तराखंड में कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे क्या, चलिए जी, ये ना आज का टॉपिक यहीं तक छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है कल से जो अब मैं इस नेक्स्ट वाली वीडियो में यहाँ से जितनी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे वो सब कवर करा दूँगी, क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ा बड़ी हो जाती है ना, तो बोर होता है आप लोगों को, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो आज ये थोड़ा इधर का हो गया अपना बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और कल से बाद में मतलब जो अपना पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, यहाँ से ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये मेरी जो आज की वीडियो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और रिविज़न के पर्पज से आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताना गाना क्वेरीज अगर आपकी कुछ भी हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।